नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने आगरा के रामलीला मैदान में मेट्रो रेल सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है और निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा मेट्रो सिटी के रूप में उभरेगा। इसके साथ साथ यहां मेट्रो का काम समय से पूरा होगा। आगरा के लोगों को आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी, आधुनिक सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमारा फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर है। आगरा के लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। मेट्रो रेल सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आगरा से इस वक्त, क्योंकि लगातार परिवहन को किस तरह से और अधिक सुदृढ़ किया जाए, इसके ऊपर प्रदेश सरकार की नजर। 2 कॉरिडोर विकसित यहां पर पहले से करने का इसके लिए स्वीकृति दी गई है, जो 29 किलोमीटर 400 मीटर लंबा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है और आज यहां पर टनल निर्माण के कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। युद्ध स्तर पर ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण की सभी मानकों को पूरा करते हुए यहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने आगरा मेट्रो के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया है और ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन और आगरा मेट्रो से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा करते हुए समय से पहले इस कार्य को करेंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के नाम से अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इस कार्य को भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में ये उपलब्धि भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपने सामर्थ्य को, अपनी सक्षमता को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। 3 समिट आगरा में होनी है, एक 10, 11, 12 और 13 को यहां पर आयोजित होगी। फिर अगस्त माह में 2 समिट यहां आयोजित होने हैं। 4 सिटी जो इसके लिए चयनित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें वाराणसी में, लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में मिलाकर के कुल 11 समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरह तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस पवित्र भारतीय मनीषा के भावों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव की उत्कृष्ट भावना का परिचय इस अवसर पर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 2 कॉरिडोर वह सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के जीएलए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने जीएलए विश्वविद्यालय में 11वें दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में गुरुकुल शिक्षा की परंपरा बेहद पुरानी है और दीक्षांत समारोह उसी से जुड़ा है। योगी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यूपी में पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया है। इससे कौशल विकास के साथ रोजगार के मौके भी पैदा होंगे और ये आज समय की जरूरत मानी जा रही है। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचनाओं को देखता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे।
हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसकी एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पे विस्तार से लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत बना हुआ है, इसके पीछे 3 महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे, उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा ये 3 हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत बना रहेगा। और ये 3 हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। पूरब से पश्चिम से जोड़ने का कार्य है। और राम ने त्रेता युग में, आज से उससे भी बहुत पूर्व, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का कार्य किया था। उत्तर से दक्षिण तक की जो सीमाएं भगवान राम ने हजारों वर्ष तय की थी, भारत की वही सांस्कृतिक सीमा आज राजनीतिक सीमा के रूप में भी है। 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने के कार्य भगवान शिव के द्वारा अलग अलग स्थलों पर जिस श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव के प्रति भारत की आस्था आज भी जुड़ी हुई है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी भाव को लेकर के है। हम केवल अब डिग्री तक सीमित न रहे। एक बार में डिग्री ले, एक ही विषय की डिग्री लेने के लिए भी बाध्य न करें। हम एक बहुआयामी सोच के साथ उसे आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ाएं, एक विस्तृत आयाम देना है, और जहां से भी उसको अपनी रुचि के अनुरूप कोई अच्छी चीज लगती है तो उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। वहीं त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा दौरे पर हैं। अमित शाह ने त्रिपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सीपीएम ने हत्या की राजनीति शुरू की थी। आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों इकट्ठा होकर फिर से एक बार त्रिपुरा को वही हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट घोटाला करते थे, कांग्रेस घपला करती थी। आज दोनों इकट्ठा होकर निकले हैं। मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं माणिक शाह जी को, आप बताइए, आप मुझे बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी के सभी नेता, माणिक सरकार और बाकी सारे लोग एक बात बताए कि आपने जो चिट फंड वैली घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? 115 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? राष्ट्रीय हेल्थ मिशन का 30 करोड़ का घोटाला किया, इसका पैसा कहां गया? स्कूली शिक्षा में 15 करोड़ का घोटाला किया, उसका पैसा कहां गया? दवा में विशालगढ़ ब्लॉक में घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? रुपई चेरी ब्लॉक के अंदर घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां गया? पचलथल ब्लॉक में घोटाला हुआ, इसका पैसा कहां?
वह यूपी सिंचाई विभाग का अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है। एक ही अफसर को दी गई 2 जिलों की जिम्मेदारी। अधिशासी अभियंता महेश कुमार के पास वाराणसी के साथ साथ गोरखपुर का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। महेश कुमार के पास निर्माण खंड वाराणसी और उसके अलावा गोरखपुर की भी जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 1 साल से वाराणसी और गोरखपुर में तैनात है महेश कुमार। ये अजीबोगरीब चीज देखने को मिली है, जहां पर लगातार अब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। यूपी सिंचाई विभाग का अजीबोगरीब कारनामा, जहां एक ही अफसर को 2 जिलों में जिम्मेदारी दे दी गई है और अधिशासी अभियंता महेश कुमार के पास इस वक्त वाराणसी के साथ साथ गोरखपुर का भी अतिरिक्त चार्ज है और ऐसे में उनको जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही जिलों में यूपी सिंचाई विभाग का ये अजीबोगरीब कारनामा जो अब प्रकाश में आया है, लगातार ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। सभी सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि या आखिर एक ही अफसर को 2 जिलों की जिम्मेदारी देने का मतलब क्या है। अधिशासी अभियंता महेश कुमार के पास वाराणसी के साथ साथ अब गोरखपुर का भी अतिरिक्त चार्ज है। महेश कुमार के पास निर्माण खंड वाराणसी के अलावा गोरखपुर की भी जिम्मेदारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्योंकि यूपी सिंचाई विभाग का ये अजीबोगरीब कारनामा देखने को मिला है, जहां एक ही अफसर को 2 जिलों का प्रभार दिया गया है, 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर सिंचाई विभाग की अगर बात करते हैं तो यहाँ की लीला बिल्कुल ही अपरंपार है। और जिस तरीके से सिंचाई विभाग की अगर बात की जाए तो एक ही जो कोई प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में उस अधिशासी अभियंता को नियुक्त किया गया है। उनके साथ साथ में लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करके उनको गोरखपुर का भी अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। हालांकि निश्चित तौर पर जो अधिकारियों की साठगांठ थे उसका मकसद क्या है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 240 किलोमीटर की दूरी तय करना और फिर उसके बाद से दोनों चार्ज को निभाना। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उन दोनों जगहों की समस्याओं की अगर बात करें तो वहां की समस्याओं को लेकर के जब अधिकारी और कर्मचारी सब मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पे लिपापोती पूरी तरीके से कर दी जाती है। जब कोई गुहार लगाने के लिए पहुंचता है तो पता चलता है कि वहां पे अधिशासी अभियंता मौजूद नहीं है, जो कि महेश कुमार हैं और काफी उनका नाम चलता है सिंचाई विभाग में। और इससे पहले भी वो कई बार सुर्खियों में रहे हैं, अपने कर्मचारियों के विवाद को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं। और अभी उनके पास अतिरिक्त चार्ज आ जाने के कारण जो है वो एक जिले से दूसरे जिले में जब पहुंचते हैं तो वहां के जो लोग होते हैं, किसान होते हैं, जो जनमानुष होते हैं, जिनकी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर वो काफी दिनों तक इंतजार करते रहते हैं। लेकिन अधिशासी अभियंता जो वहां पे एक्सचेंज है वो वहां पे मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनको हताश होकर के वापस लौटना पड़ता है। तो ये एक बड़ा कारण है वाराणसी में कि 2 चार्ज हैं और दोनों चार्ज में एक जगह पे बैठना असंभव है और इसका कारण जो है वहां की जो जनता है उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहाँ विभाग के अधिकारियों को, यहाँ के एचओडी को जो अतिरिक्त चार्ज जो दिए हैं वो समाप्त करना चाहिए और वहां पे नई तैनाती जरूर अवश्य करनी चाहिए। जी संदीप, क्योंकि अब ये मामला प्रकाश में आया है तो क्या कुछ आधिकारिक तौर पर भी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है और क्या कुछ आगे इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम बात करें महेश कुमार की तो पहले से ही उनका नाम चर्चा का विषय बना रहा है। काफी विवादों के साथ में उनको तैनाती मिली थी, वाराणसी में तैनाती मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गोरखपुर का उन्हें अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है, यानी कि पिछले 1 वर्ष से उनको उनके पास में गोरखपुर का चार्ज है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो विभागाध्यक्ष हैं उनके कानों में जू नहीं गूंज रहा है, या जो कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कानों में ये बात नहीं पहुंच रही कि 2 जिलों का चार्ज जिन
व्यक्ति के कंधों पे डाला गया है वो कहां तक संभव हो पाएगा, क्योंकि जो वहां के जो लोग हैं वो जब पहुंचते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो एक्सीएन साहब वहां पे मौजूद नहीं रहते हैं और एक्सीएन की मुलाकात नहीं हो पाती, तो उन्हें हताश होकर के वापस आना पड़ता है। ऐसे में जो आम जनमानुस है उनकी समस्या जस के तस बनी हुई है और ये एक बड़ा कारण है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में कांग्रेस ने पैदल यात्रा निकाली जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। अरे हम लोगों के आंखों के सामने एक बार लूट हुई थी सितंबर 2016 में, जब नोटबंदी के माध्यम से पूरे देश की जनता को लूट लिया गया था। अब दोबारा फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अब की बार तो सीधा सीधा डाका स्टेट बैंक में लग रहा है, सीधा सीधा डाका LIC में लग रहा है। अगर इस देश की जनता ने तत्काल इस पर एक्शन नहीं लिया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पूरे देश को तबाह बर्बाद कर देगी और हम और आप पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। ये हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह रही है कि जनता की गाड़ी कमाई जो है वो पूरी जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं, उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है। जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद कर रहे हैं और जो गरीब जनता है उसको कंगाल करने का ये नया साधन है। जबकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नया नियम लागू करके LIC और ये बैंक वगैरह को खाली करने का किया। हम लोग इसके विरोध में आज सड़कों पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से कांग्रेस आज पैदल मार्च निकाल रहा है परिवर्तन चौक से लेकर और ये LIC तक जा रहे हैं, जिसमें जो तमाम उद्योगपति हैं उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं और यहाँ से लेकर ये पैदल मार्च करते हुए आज ये LIC तक जाएंगे और रानी ग्रुप जो है उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है। जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसके खिलाफ जो चीजें हो रही है उसको लेकर लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। यहाँ परिवर्तन चौक से शुरू करके ये प्रदर्शन LIC तक जाएंगे, वहाँ पर जाके जो इसमें तमाम जो हैं प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे अभी हमारे साथ मौजूद थे वो शामिल हैं। इसके अलावा तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं सरकार को और जो तमाम जो उद्योगपति हैं उनको चोर बता रहे हैं और नारे लगाते हुए लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। वहीं बुलंदशहर में ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने 171 स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ 26 लाख रुपए की धनराशि के चेक वितरित किए। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनुदानित ऋण मिलने से महिलाएं स्वावलंबी हो सकेंगी और ऐसे में ये बड़ी बात कहते हुए तो फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।